टॉर्क बेसिकली वो क्या है, अगर एक लूप है जिसमें से करंट अगर पास होगा तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, रोटेशन की वजह से क्या आएगा, टॉर्क आएगा। ठीक है, तो अब एक बात देखो, जैसे एक ऑब्जेक्ट है या एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, B है, ठीक है, ऐसा एक लूप बना हुआ है, और सपोज करो मैंने इसके ऊपर एक यहाँ पे एक निडल लगा दिया, ठीक है, अगर इसमें से कोई भी निडल लगा दे, निडल कुछ भी लगा दे, हाँ, तो इसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो अगर जैसे सपोज करो इसमें से करंट पास करेगा, करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब ये टॉर्क आएगा तो इससे क्या होगा, इसके अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिल सकती है। जब ये रोटेट करेगा तो इसका मतलब ये भी मूव करेगा इसके साथ, हाँ, और कब होगा, जब इसमें देखो या तो मैग्नेटिक फील्ड ना हो तब नहीं होगा, या तो फिर करंट ना हो, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है, सपोज करो ये फिक्स है, ठीक है, और हमने क्या किया, एक सर्किट के अंदर सपोज करो ये गैल्वेनोमीटर की टाइप का है, हम लोगों ने इसके अंदर करंट पास करवाया, ठीक है, करंट पास करवा रहे हैं, अगर करंट नहीं है, सपोज करो अभी करंट नहीं है, तो यहाँ पे करंट की कमी है, करंट है नहीं, तो मतलब डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि टॉर्क होने के लिए B भी चाहिए और I भी चाहिए, लेकिन जैसे ही करंट पास होगा तो क्या होगा, इसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा ना, करंट आएगा, करंट आ गया, B भी है, तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन। और गैल्वेनोमीटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब करंट पास होता है तो वो क्या दिखाता है, तो आप उस टॉर्क के प्रिंसिपल को इसमें यूज करके बता सकते हो। दिमाग से सोचो, गैल्वेनोमीटर का काम होता है कि अगर करंट पास करेगा तो वो ये बता रहा है कि करंट प्रेजेंट है या नहीं है, और हम यहाँ देख रहे हैं करंट की प्रेजेंस होने से क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो रहा है, बिना उसके डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो मतलब एक टॉर्क का प्रिंसिपल गैल्वेनोमीटर की तरीके से काम कर सकता है, तो इसी को बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसके अंदर हम लोग टॉर्क के प्रिंसिपल को यूज करेंगे, कब, जब उसके अंदर टॉर्क जनरेट होगा, किसके अंदर, लूप के अंदर, जब उसमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है। अब चलने वाले हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन पे फिर प्रिंसिपल तो लिखो, नहीं फिगर ये मैंने पेज में बनाया, बिल्कुल रफ फिगर बनाई, मैं भी अच्छे से फिगर में बना सकता हूँ, ठीक है। चलो पहले डेफिनेशन लिखो इसकी, a galvanometer is a device to detect the current in a circuit। ये बेसिक डेफिनेशन है गैल्वेनोमीटर की, का जो काम होता है उसकी अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन लिखाई गई है, ठीक है। एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी भी सर्किट के अंदर करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। बात करें प्रिंसिपल लिखो इसका, current carrying coil placed in a magnetic field experience a torque the magnitude of which depends on the strength of current, ठीक है। अब लिखो कंस्ट्रक्शन, जब भी एग्जाम में आएगा, जो जो बताया जा रहा हूँ सब लिखना है, ये 3, 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है पूरे का पूरा ऐसे, जैसे अभी पीछे सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़े हम लोगों ने, पहले आपको इससे पहले जो इसका प्रिंसिपल पढ़ाया जा चुका है टॉर्क के बारे में, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की सबसे पहले क्या है, तो ये आपके ब्लैक मार्कर में दिख रहा है, ये मैग्नेट्स है, ठीक है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है,
मतलब ऐसा मतलब ऐसे रखी हुई है मैग्नेट्स, ऐसे जैसे ये नोट, हाँ डी शेप का, या फिर वो मतलब उसको बैंड किया गया है कुछ इस तरीके से कि दो पोल सामने आ जाए ताकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकले और इस एंड के ऊपर जाके खत्म। तो यहाँ ध्यान से बोलो, यहाँ पर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ से यहाँ, ठीक है पहली बात। दूसरा देखो क्या है, ये एक कॉइल है जो ये आपको दिख रहा है ब्लैक से रेक्टेंगल शेप का, ये कॉइल है, इसके बीच में क्या है, एक मेटल का, आयरन का एक सिलेंडर है, ठीक है। उससे क्या कनेक्ट है, एक नीडल कनेक्ट है, ये देखो दिख रही है नीडल, है उससे नीडल कनेक्ट है, ये देखो। इससे बाहर क्या है, ये गैल्वेनोमीटर के दो टर्मिनल्स हैं, तो दो पॉइंट्स लगाते हैं ना गैल्वेनोमीटर के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उसके ये क्या है टर्मिनल्स है, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, यहाँ से जाएगा करंट आएगा, इसमें जाएगा करंट, ठीक है। तो क्या होगा देखो, जब आपका इसमें से करंट जाएगा तो क्या होगा, ये जो स्टैंड है, ये इस तरीके से दो स्टैंड लगा रखे हैं कि ये बीच में रोटेट करे, सिर्फ ऐसे होल्ड किया हुआ है ताकि ये क्या करे, ये रोटेट करता रहे और ये निकले भी ना। क्या किया जाए, ये रोटेट कर रहा है, तो देखो ये जो आयरन का जो ये सिलेंडर है, जब इसमें करंट पास होगा तो क्या होगा, ये पॉइंटर जो है वो आगे पीछे शिफ्ट होगा। जब करंट नहीं होगा तो पॉइंटर का जो है वो कहाँ जाएगा, जीरो पे। नॉर्मली क्या होगा, जीरो पे रहेगा, नल पॉइंट पे रहेगा। उसके अलावा जब करंट जाएगा तो क्या होगा, तो वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा क्योंकि उसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये ऐसी कंस्ट्रक्शन है। क्या क्या है इसमें देखो, ये एक कॉइल है, ये टर्मिनल से ये रीडिंग्स यहाँ पे मेजर होंगी, जो ऊपर लिखे आते हैं ना, जैसे एमीटर में लिखा आता है कितना करंट है, ऐसे गैल्वेनोमीटर में आता है कि कितना डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आपके मैग्नेट्स हैं, ये कॉन्केव शेप के, पोल से कॉन्केव मतलब ऐसे, ताकि एक दूसरे के सामने आ जाए, ठीक है। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट आएगी तो डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा तो पॉइंटर जो है वो मूव करेगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट की नीडल है ना एक तरीके से जो मूव करेगी, जैसे जब ये घूमेगा, ये नीडल सिलेंडर में रख दीजिएगा, हाँ ये नीडल सिलेंडर से जुड़ी हुई है इस पॉइंट से इससे करेक्ट, ताकि जब ये रोटेट करे तो क्या होगा, ये पॉइंटर भी साथ साथ मूव करेगा, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो इसकी थ्योरी। ठीक है, तो इसकी थ्योरी आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो, टॉप पर वीडियो के अंदर आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो कुछ मैं थोड़ा सा शॉर्ट बता दूँ, अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और करंट जो है वो ऊपर की तरफ है। इसका मतलब क्या हो गया, ये आ गया करंट और ये आ गई, ये आ गया करंट और ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट फोर्स किधर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक, यहाँ से फोर्स जो है वो अंदर लगेगा, ठीक है। इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये आपका देखो मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका करंट, फोर्स किधर लग रहा है, ये आपका आई, ये आपका बी, और फोर्स जो है वो, तो ये अंदर की तरफ रोटेट करेगा और ये बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये कैसा रोटेट करेगा बताया था मैंने आपको, इसमें कैसा करंट फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो रोटेट कैसे करेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये आप थ्योरी पढ़ चुके हो, बेसिक थ्योरी है बिल्कुल, ठीक है। देखो लास्ट क्लास हो रहा था, एफ की वैल्यू क्या होती है, आई नहीं नहीं नहीं, आई एल बी साइन थीटा। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात, फोर्स में जो थीटा है वो थीटा कौन सा है, जो डी एल यानी कि जो करंट की डायरेक्शन है और जो बी है उसके बीच में कितना एंगल है यहाँ पे 90,
इसलिए कितना हो गया आई, ये थीटा, और जो अभी आपने लास्ट क्लास में थीटा पढ़ा था जो टॉर्क के लिए निकाला था थीटा, वो एम और बी के, इस बात पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये एंगल कितना हो गया sin 91। आपको याद है मैंने दो यहाँ पे साइड दी लास्ट क्लास में, बी और ए, यहाँ पे आ जाएगा आई बी बी, फोर्स आ गया। अब टॉर्क पता करना है, टॉर्क कैसे निकालेंगे, बताओ क्या होगा फॉर्मूला। तो डायरेक्टली बता दिया, डायरेक्शन में जाना। फोर्स टॉर्क होता है F टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बात करो ना मैग्नीट्यूड की, फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स कितना है आई बी बी। देखो लास्ट क्लास में बताया था मैंने, सपोज करो ये आपकी ऊपर की ये साइड है ए, ठीक है, और देखो इस पॉइंट से एन लगेगा, एन नॉर्मल वेक्टर जो आप एम बोलते हो जिसको, ठीक है। तो ये एंगल बनेगा थीटा। आप पता कर सकते हो क्योंकि देखो फोर्स जहाँ लग रहा है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये, तो कितना हो गया, तो कितना हो गया ए साइन थीटा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हो गया सिंगल लूप के लिए। सपोज करो जो वो डायग्राम था उसके अंदर मैंने एक ही कॉल बनाया था ऐसे, सपोज करो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे कॉल थे इसके अंदर, तो इसका मतलब हो गया टॉर्क फॉर एन नंबर ऑफ। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको ना क्योंकि आप ये भी थीटा है और आप इसको भी थीटा मतलब आप इसको ले लो अल्फा ले लो, अल्फा क्योंकि बुक में अल्फा को अल्फा से इसको डिनोट किया हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या आ जाएगा ये साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा एन आई बी ए बी साइन अल्फा, इसको नोट करो। हो गया, अब तो ये समझ में आ रहा होगा, लास्ट क्लास में सब कर चुके, ठीक है। देखो साइन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मतलब अल्फा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, देखो एक टाइम के लिए देखो आई बी ए बी और नंबर ऑफ टर्न्स भी, ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट होती है। डिपेंडेंसी किस पे आती है, अल्फा, थीटा नहीं अल्फा। इसका मतलब देखो, और अल्फा अगर बढ़ेगा तो साइन अल्फा बढ़ेगा, क्योंकि देखो साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन आगे और आगे जाओगे तो एक टाइम आएगा तो फायदा किसको होता है 90 पे। मैं लिख सकता हूँ वैसे टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू, इसको बोलते हो अल्फा द स्टोरी, क्योंकि देखो जहाँ पर टॉर्क रहेगा, जैसे वो घूमेगा, घूम रहा है सपोज करो ऐसे, आपने करंट हटा दिया तो क्या होगा, वापस आएगा वो, डिफ्लेक्ट नहीं होगा ना, वापस वहीं पे आ जाएगा। बट ऐसे था ना, सपोज करो अभी ये टॉर्क आया इसके अंदर, तो पॉइंटर यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ जाएगा, जैसे वो टॉर्क हटा, मतलब जैसे वो करंट हट गया तो टॉर्क हट जाएगा, तो एक तरीके से एंगल वापस आएगा यहाँ तक, क्योंकि अगर ये आप सपोज करो यहाँ पे था, सपोज करो यहाँ पे था स्टार्टिंग में, तो करंट आएगा तो करंट यहाँ लेके गया, इसको डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, फिर क्या होगा, जैसे ही करंट हटा तो एक तरीके से कुछ ना कुछ अल्फा एंगल पे रिस्टोर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, है ना। तो इसलिए इसको बोल दिया टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा रिस्टोर, क्योंकि देखो अब यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट है, एन आई बी ए, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो, मैं इसको के बोलता हूँ, मतलब हो जाएगा टॉर्क इक्वल्स टू के अल्फा रिस्टोरिंग, बोल सकते हैं बात, ठीक है। और के को मैंने क्या माना हुआ है, एन आई बी ए, या मैंने ए बी को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, एरिया ए से कॉइल का एरिया क्या होगा, ए टाइम्स बी लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो ये के हो गया एन आई बी ए, देखो इसको जरा
ठीक है। ओके देखो, इसको मैं बोलता हूँ रिफ्लेक्टिंग टॉर्क, या इसको बोल सकते हो, थोड़ा रिफ्लेक्टिंग है, मुझे वर्ड से नहीं आएगा, इसको आप बोल सकते हो रिस्टोरिंग टॉर्क, इसको, ठीक है। और इसको आप क्या बोल सकते हो, एरिया, इसको आप बोल सकते हो डिफ्लेक्शन टॉर्क, कि इस टॉर्क की वजह से क्या हो रहा है। और हम लोगों ने ये देखा है कि रिस्टोरिंग एंगल बढ़ने से क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हाँ, क्योंकि अगर मैक्सिमम क्या हो सकता है कि जो एंगल हो जाए वो कितना हो जाए 90, तो टॉर्क मैक्सिमम क्या हो जाएगा इसमें NIDA, ठीक है। कैपिटल ए डाल दो, कैपिटल ए डाल दो, ठीक है। यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो ये है कि मैंने ना यहाँ पे पहले ही इसको कंपेयर मत करो, ठीक है, कंपेयर मत करो, पहले इतना लिखो, पहले बताता हूँ। पहले कंपेयर करना बेटर साइन अल्फा नहीं आएगा, नहीं, ये नहीं, हाँ पर मेरे को, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम चाहिए कि ये टॉर्क कितना मैक्सिमम काम कर सकते हो, मतलब कितना। यहाँ पे आप NIDA ले लो ना डायरेक्ट, अरे मतलब साइन अल्फा 90 होगा ना, साइन अल्फा इज 90 ना, यहाँ पे तो उसकी वैल्यू वन हो जाएगी। आपने थीटा लिखा ऊपर, इधर ये तो फोर्स के लिए है भाई, ये टॉर्क की अलग बात है। टॉर्क का एंगल किस किस के बीच में होता है, M और B के बीच में, भी आपने बोला था, ठीक है। देखो जितना टॉर्क आगे जाएगा, मतलब जितना टॉर्क की वजह से वो आगे जाएगा, उतना ही उसके अंदर ताकत रहेगी कि वो वापस आ सके। इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स जो डिफ्लेक्शन टॉर्क के बराबर होगा, हाँ। देखो मतलब टॉर्क रिस्टोरिंग इक्वल्स टू टॉर्क डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, K अल्फा रिस्टोरिंग इक्वल्स टू कितना है, ठीक है। अल्फा रिस्टोरिंग, इसको मैंने ऐसे ही याद किया था, पता है, अपने टाइम पे इसमें डबल भी आता है, NIBA अपॉन में K। देखो एक बात देखो ध्यान से, कि क्या क्या चीजें कांस्टेंट हो सकती है। देखो नंबर ऑफ टर्न्स एक बार मशीन में जितने बन गए उतने ही रहेंगे, एक बार जितने मैग्नीट्यूड की मैग्नेटिक फील्ड दे दी, मतलब जितने की मैग्नेट लगा दी, तो मैग्नेट बराबर चेंज नहीं होती। जितना कोयल का एरिया फिक्स कर दिया, वो कोयल का एरिया उतने फिक्स रहेगा। और आपको पता लगा यहाँ से कि जो है वो कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब बट आई आप सर्किट में लगातार चेंज कर सकते हो, क्योंकि सर्किट होगा, बीच में जनरेटर कहीं ना कहीं लगा होगा, तो करंट ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, उस हिसाब से टॉर्क ज़्यादा कभी कम, टॉर्क ज़्यादा कभी कम, ऐसे होगा। इसका मतलब वेरिएशन किस चीज़ के हिसाब से आएगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें अगर आपने मशीन अगर तैयार कर ली तो वो फिक्स हो जाएगी। इसका मतलब अल्फा एस जो प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ध्यान से रीड करो एक बार, अब समझ में आएगा बिल्कुल। कितना टॉर्क, कितने एंगल से वो डिफ्लेक्ट होगा, यानी कि कितना उसके अंदर टॉर्क जनरेट होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, करंट। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें एक बार गैल्वेनोमीटर बनने के बाद कांस्टेंट हो जाती है, सिवाय किसके, करंट के, ठीक है। ये थ्योरी समझ में आ गई। तो जैसे अब आपको मैंने कंस्ट्रक्शन में वर्किंग बता दी थी,
कि जैसे करंट पास होगा क्या होगा, उसके अंदर एक टॉर्क जनरेट होगा और टॉर्क से क्या होगा, पॉइंटर जो है वो मूव करेगा। ठीक है, आपके वर्ड मेरे वर्ड में मैच नहीं करेंगे, तो हाँ, हमेशा मैं ऐसा बोलता हूँ। ठीक है, बात करते हैं। इसको रब कर दूँ। ठीक है, रब कर दूँ इसको। देखो मैंने अभी आपको सामने यहाँ पर एक के कांस्टेंट को यहाँ पे जनरेट किया है या फिर इंट्रोड्यूस करवाया आपको भी के कांस्टेंट से। इसको बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट। टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट के को बोलते हैं। कांस्टेंट देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो हो जाएगा क्या, के अल्फा इक्वल टू टॉर्क है हमारे पास, तो के क्या आ गया, टॉर्क अपॉन अल्फा। तो मैं इसको बोल सकता हूँ टॉर्क जनरेट पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट। अल्फा मीन्स एंगल से चेंज हो रहा है, चेंज मतलब यहाँ पे रोटेशन की बात हो रही है। तो ट्विस्ट मतलब जैसे कमर देखो ये रोटेट हो रही है ना, ये वाई है ना, वाई सॉरी तो के बाद वाई है ना, ये जी है या फिर टॉर्क जनरेट क्या होता है भाई? अच्छा ठीक है आपने जनरेट करने की जब मीट लग रहा है तो ऐसा लग रहा है अपने स्पेलिंग भी वैसी रहती है। नहीं सही है भाई, एन है बीच में आर है। जीवेट है ना, जीवेट। ठीक है, नहीं बता अरे मतलब तो बोला नहीं। मुझे क्या नहीं मतलब मुझे ये पता था कि सर ने बोला था चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट होगा। मुझे कैसे पता कि पेडलर जीवेट चलता है ना। ठीक है, आज ही खत्म हो रहा है चैप्टर। फॉर्मूला क्या निकाला हम लोगों ने? ये इक्वल टू टॉर्क कौन होता है? के अल्फा इक्वल्स टू, ठीक है, ये रेस्ट इतना जरूरी तो नहीं है ना टॉर्क वाला। ये हो जाएगा के अल्फा अपॉन में एम बी इक्वल्स टू आई। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसको मैंने बोल दिया जी अल्फा। इसके की सारी क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो जी लगा है। जी लगा दिया। इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट जी को। ठीक है, ठीक है, या फिर आप जी को बोल सकते हो आई अपॉन में अल्फा। ठीक है, इसके लिए आपको एक डेफिनेशन आनी चाहिए, एग्जाम में आती है डेफिनेशन। लिखो फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। It is defined as a current. It is defined as a current which produces a deflection of one scale division in gallvanometer.
तो ये बेसिकली ये जी की डेफिनेशन है। जी और आई तब कब बराबर होगा जब इसकी वैल्यू 1 हो जाए। इसका मतलब यहाँ पे बात हो गई 1 स्केल की, स्केल डिवीजन की। अब इसको ध्यान से पढ़ो, समझ में आएगा। जी इज डिफाइंड एज द जी तब उस करंट की वैल्यू होगी, मतलब समझ लो गैल्वेनोमीटर में गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं कि उतना करंट सप्लाई करना कि उसमें एक स्केल से सिर्फ डिफ्लेक्शन हो। ठीक है, देखो थोड़ा बात कर लेते हैं सेंसिटिविटी के बारे में। ठीक है, सेंसिटिविटी ठीक है, इसको समझ में हम लोग देखो ये देख चुके हैं कि आई जो है वो हमारा जी अल्फा होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे सकते जी जो है वो आई अपॉन में अल्फा होता है। अब याद रखना एक बात को कि सेंसिटिविटी जो होता है वो इन्वर्स फंक्शन होती है जी के। मतलब अब जी को मैंने क्या बताया पीछे अभी कि जैसे जैसे देखो जब डिफ्लेक्शन स्केल 1 हो जाए उस अमाउंट पे जितना करंट पास होगा उसको बोलेंगे जी। ठीक है, मतलब कम से कम कितना करंट चाहिए ताकि एक डिफ्लेक्शन या एक स्केल का डिफ्लेक्शन शो। तो अगर वो करंट की वैल्यू छोटी है, मतलब जितनी कम करंट की वैल्यू पे वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा उतना अच्छा वो गैल्वेनोमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो सेम इसका मतलब हो गया एस जो है वो इनवर्स फंक्शन 1/, एक तरीके से आई के भी, क्योंकि आई और जी आपस में कैसे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब देखो या इसको आप ऐसे लिख सकते हो। सो आपकी जी की वैल्यू क्या होती है के अपॉन में एन बी है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो एस। इसको आप बेसिकली दो तरीके से होते हैं, पहला होता है, दो तरीके के होते हैं, करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आपका अल्फा अपॉन में आई। देखो यहाँ से आपने आई जी इक्वल टू निकाला आई अपॉन में अल्फा, तो उसको रेसिप्रोकल करोगे तो अल्फा अपॉन में आई आएगा। जी की वैल्यू क्या है, ये है 1/जी। जी की वैल्यू क्या है एन बी, के अपॉन में एन बी है, इसका मतलब 1/जी हो जाएगा एन बी ए बाय के। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सिंगल डिफ्लेक्शन कितने अमाउंट ऑफ करंट पे शो हो रहा है। मतलब देखो अल्फा अपॉन में आई, इसका मतलब सिंगल डिफ्लेक्शन कितने अमाउंट ऑफ करंट पर वो दिखा रहा है। अगर कम से कम करंट पर वो 1 स्केल का डिफ्लेक्शन दिखाएगा, इसका मतलब वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा। बात करें दूसरे की, दूसरा होता है आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये हो जाएगा आपका अल्फा अपॉन में वी। देखो आपको करंट चेंज करने के लिए हमसे जरूरी नहीं कि आप हमेशा करंट को कम ज़्यादा करो, आप वोल्टेज भी चेंज कर सकते हो। मतलब कितना वोल्टेज चेंज करने पर सिंगल डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो अल्फा अपॉन में आई आर, अल्फा अपॉन में आई की वैल्यू क्या निकाली है हम लोगों ने एन बी ए बाय के, इसका मतलब एन बी ए बाय के आर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिंगल स्केल का डिफ्लेक्शन कितने वोल्टेज ड्रॉप पर शो हो रहा है। जितने कम वोल्टेज ड्रॉप पर वो शो होगा उतना अच्छा वो गैल्वेनोमीटर कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फैक्टर्स की जिस पर ये डिपेंड करता है, जिस पर इसकी सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। तो बात जनरल हमारा जो मेन फोकस रहता है वो आपका इसको बेसिकली करंट सेंसिटिविटी को बोलते हैं आई एस और इसको बोलते हैं बी एस। तो हमारा मेन फोकस रहता है आई एस के ऊपर। देखो आपको इन दोनों रिलेशन निकाल सकते हो आई एस अपॉन में आर। ये भी हम लोग लास्ट से देख सकते हैं जब अभी लोगों ने लिखा था बी एस इक्वल्स टू आई एस अपॉन में आर। तो ये फॉर्मूला हो गया एक। ठीक है, चलो अब बात करते हैं फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, पहला फैक्टर क्या है, देखो आई एस का फॉर्मूला होता है एन बी ए बाय के। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बी पे, तीसरा कॉइल के एरिया पे, और चौथा टॉर्सनल कांस्टेंट के पे। तो इसके और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है। देखो नंबर ऑफ टर्न्स आप एक लिमिट तक बढ़ा सकते हो।
ठीक है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो VS देखो क्या है आपका है IS/R। तो अगर ये बढ़ेगा तो VS आपका कम होगा, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से क्या हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो आप ये बढ़ा सकते हो बट एक लिमिट तक। मैग्नेटिक फील्ड को आप बढ़ा ले सकते हो। सपोज करो पहले आपने बार मैग्नेट लगाई थी, तो उसकी जगह पर आप क्या लगा दो, होर्सशू मैग्नेट लगा सकते हो। या फिर एक और तरीका होता है जो आप आगे जाकर पढ़ोगे 5th या 6th चैप्टर में, कि अगर आप मैग्नेट के बीच में एक या सॉलिनॉइड के बीच में अगर आप एक आयरन की रॉड या सॉफ्ट आयरन की एक रॉड डालो तो उससे उसकी मैग्नेटिज्म बढ़ जाती है। तो आप आयरन रॉड डालकर, सॉफ्ट आयरन की रॉड डालकर आप इसको बढ़ा सकते हो। एरिया आप एक लिमिट तक बढ़ा सकते हो, क्योंकि आप चाहते नहीं कि आपका गैल्वेनोमीटर का साइज बढ़े, तो ये एक लिमिट तक बढ़ेगा। यहाँ बात करेंगे तो ये किसी पे डिपेंड करता है उसकी इलास्टिसिटी कि वो कितना बढ़ रहा है, कि वो उसको कितना मोड़े कि वो वापस अपनी जगह पे आ जाए। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर हो गए जिस पर आप ये बोल सकते हो कि किसी भी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। ठीक है, नहीं। हाँ, ये चलो अब आप उस लूप में देखो, मतलब यहाँ पे आपका S है, यहाँ पे आपका I माइनस IG, ये I माइनस, ठीक है। आप इसके अंदर KVL लगा सकते हो। हाँ लगा सकते हैं। KVL क्या हो जाएगा, KVL लगाओ इसके अंदर, करंट को ऐसे लिया तो मैं ऐसे ही, मतलब करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो मैं, ठीक है, तो वही हो जाएगा माइनस का IG हाँ ठीक है, प्लस माइनस IG इंटू G प्लस का S इंटू I माइनस IG इक्वल टू 0। हाँ ठीक है। तो इसका मतलब IG इक्वल्स टू S I माइनस IG, ठीक है। देखो मैं यहाँ से IG निकाल सकता हूँ क्या? हाँ कितना हो जाएगा? SI अपॉन में G प्लस S। हाँ, तो IG की वैल्यू अगर आपको पता लग जाए, इसका मतलब आपने गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट पास कर रहा है ये निकाल लिया। काम क्या, एमीटर का काम क्या होता है, टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट। तो इस केस में अमाउंट ऑफ करंट कितना पास कर रहा है गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, अगर आपको G पता है, आपको ये पता है कि आपने कितना, क्योंकि आप रेजिस्टेंस जब लगाओगे तो मतलब रेजिस्टेंस से पता होगा ना कितना लगाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। देखो ये हाई रेजिस्टेंस लगाने का फायदा क्या, मतलब क्या, क्यों लगा। एमीटर किसको बोलोगे, जो करंट नापता है। करंट सबसे अच्छा कब नापा जाएगा, जब सारे का सारा करंट उसमें से पास करे। हाँ, ये हाई रेजिस्टेंस है, यहाँ से वायर ऐसे आ रही थी, ठीक है। अब इसके पास 2 पाथ है, या तो ये ऊपर जाएगा या तो ये सामने जाएगा, ठीक है। अब ये हाई रेजिस्टेंस है, इसका मतलब यहाँ पर जो करंट है वो बहुत कम जाएगा। मैक्सिमम करंट कहाँ से गया, और इसका मतलब एमीटर का पर्पस क्या होता है कि जितना ज़्यादा करंट हो सके उसमें से पास करवाओ। तो इस आई का जो आई करंट आ रहा था, इसका 80% पार्ट नीचे से पास हुआ और 20% मतलब हाई रेजिस्टेंस लगाने का यही पर्पस था कि एमीटर का काम होता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम करंट उसमें से पास है, इसलिए
ऊपर हम लोगों ने एक हाई रेजिस्टेंस लगाया ताकि जो मैक्सिमम करंट है वो गैल्वेनोमीटर में से पास हो। ठीक है, तो शंट लगाने का मोटिव समझ में आ गया। आपको ऐसे बताना पड़ेगा फॉर एन आइडियल एमीटर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 0, तभी तो सारा का सारा करंट पास करेगा। अगर रेजिस्टेंस होगा तो करंट कैसे पास करेगा? 90% करंट पास कर रहा है, 95 कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रह जाएगा। फॉर एन आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस विल बी 0 और फॉर प्रैक्टिकल पर्पस इट शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये नोट कर लो। तो आप ऐसे बोल सकते हो a galvanometer is low resistance galvanometer is low resistance mistake है, sorry, एक सेकंड लाइन बोलो दोबारा। नहीं, वहाँ पे आएगा a galvanometer is low resistance ammeter, not a लास्ट में galvanometer नहीं है। मैंने लिखा ही नहीं है। जो सेंटेंस ही बन रहा ना, कुछ लॉजिक सही नहीं बन रहा, पढ़ के देखो खुद ही। ये जो एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर क्या है? अगर आप गैल्वेनोमीटर को बोलो तो वो एमीटर की तरह काम कर रहा है, जो जिसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत लो है। ठीक है, अब लिखो यूज ऑफ शंट। यूज ऑफ शंट, कौन कौन सा टॉपिक? नहीं ये टॉपिक फिर उल्टा एमीटर वाला कन्वर्शन ऑफ शंट की डेफिनेशन उल्टी है। क्या मेरी फाइल में ना पेज में कुछ नहीं कुछ काटना मत, मैं पढ़ा दूंगा दोबारा, लेकिन आपको लिख के दोबारा पढ़ा दूंगा। ठीक है, चल देख लेते हैं। बात करेंगे हम लोग कन्वर्जन की। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर है, इसमें से सपोज करो अभी आई करंट फ्लो कर रहा है। आपने क्या करना है, शंट लगाना है इसके साथ। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया उसको एस। शंट का मतलब क्या होता है? शंट होता है पैरेलल रेजिस्टेंस बट लो रेजिस्टेंस। हाई क्यों लो आएगा? ठीक है, शंट क्या होता है? एक ऐसा रेजिस्टेंस जो कि लो हो, और वो कैसा कनेक्शन हो? पैरेलल में। तो ये ठीक था, लो रेजिस्टेंस। ठीक है, करेंगे वही सब। यहाँ पे आ जाएगा आई जी करंट पास कर रहे हैं यहाँ पर आपका आई माइनस आई जी। सीधा आंसर लिखना। ठीक है, आई जी से बड़ी ऐसा रुक जाओ। ठीक है, तो इसके बाद क्या, इसमें आपको केवीएल लगाना है। तो ये हो जाएगा, देखो ये लूप ले लो, तो माइनस का आई जी इंटू जी इक्वल्स टू, या प्लस का आई माइनस आई जी एस इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है आई जी। तो आई जी क्या आएगा? आई जी आएगा आपका कितना? एस आई अपॉन में जी प्लस एस। ठीक है, ठीक है। ये वैल्यू हो गई आई जी की। ठीक है, एक स्टेप आपको बता दिया। ठीक है, वही बात है। लिखो, अब लिखो यूजेस ऑफ शंट। बस और ये वाली ज़्यादा कोई तो सही है ना, मतलब अब क्या करेंगे? हाँ
बोल रही थी पूरा का इसको मूवी का पसीना बस हाई की वो उल्टा हो गया ना, सब कुछ उल्टा हो गया। ठीक है, चलो लिखो यूजेस ऑफ शंट। देखो शंट क्या है, एक लो रेजिस्टेंस है। इसका मतलब देखो क्या होगा, अगर ऐसे हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है इसको, तो करंट पास होना चाहिए था इसमें से। अब ये लो है और ये हाई है, मतलब जी जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एस। इसका मतलब क्या होगा, करंट नीचे से ज़्यादा करंट यहाँ से ज़्यादा पास करेगा। अगर एक बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ करंट आ जाए तो क्या होगा, तो करंट इसमें से पास करेगा ज़्यादा से ज़्यादा करंट, क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस का, ये हाई रेजिस्टेंस का। बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो बराबर नहीं बराबर है तब भी 80-20 का वो है रेशियो, कम है तब भी 80-20 का रेशियो, वो डिपेंड करता है ना करंट कितना है। तो देखो क्या होगा, पहला यूज़ क्या है, पहला यूज़ होता है टू प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम गेट्स डैमेज when high current that will pass। मेरे को लाइन नहीं करी ना, ठीक है सर आपने बोला था कि मतलब जब उसका हाई रेजिस्टेंस को डाला आपने, तो आपने बोला था कि क्यों नीचे से नीचे ज़्यादा, बट उल्टा है, मतलब नीचे से कम जाएगा ऊपर से ज़्यादा है। क्योंकि ज़्यादा करंट अगर जाएगा, देखो अगर करंट आ रहा है तो एक लिमिट तक तो डिफ्लेक्शन होगी। जैसे मान लो वो अपनी मैक्सिमम पहुंच गया, उसके बाद अगर करंट आए तो बाहर खड़े निकल जाएगा। तो इसका मतलब एक लिमिट तक तो करंट आना चाहिए, नहीं तो ये फूक जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर को, जब भी कभी हाई करंट आता है डैमेज होने से इसको बचाता है। ठीक है, दूसरा लिख लो, टू कन्वर्ट, यही टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ये लास्ट है ना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, बोर्ड में भी बहुत कम न्यूमेरिकल्स आते ही नहीं है। ये टॉपिक आ जाता है कैसे कन्वर्ट करोगे ये बताओ। डिफरेंस कुछ है ना? नहीं डिफरेंस नहीं, मतलब कन्वर्जन आना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसीजर है, बात करें वोल्ट मीटर की, यहाँ पे जो प्रोसीजर है जस्ट इसका उल्टा है जो हम लोगों ने एमीटर के केस में पढ़ा। मतलब वहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखो वहाँ पढ़ा हम लोगों ने शंट लगाते, शंट किसको बोलते हैं, पैरेलल और लो रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर की जब बात करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंस कैसा होगा, हाई होगा, सीरीज शंट नहीं लगाएंगे ना, सीरीज कनेक्शन होगा और ठीक है। तो ये ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ये आपका कनेक्शन है। यहाँ पे हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस लगा दिया सीरीज में, हाँ ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये आपका किसकी तरह काम कर रहा है, वोल्ट मीटर की तरह। मुश्किल तो नहीं, आसानी है, दोनों अलग अलग पार्ट है, ठीक है। देखो इसके पास वोल्टेज होगा अभी कि अगर ऐसा वोल्ट मीटर काम कर रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इस गैल्वेनोमीटर का और इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज तो होगा, ठीक है। तो लिखो जी आपका क्या है,
कैपिटल जी आपका है गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, जी है आपका रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आर है आपका हाई सीरीज रेजिस्टेंस, सब तुक्के मार रहे थे। गलती से बोल दिया मैंने। ठीक है, आई जी क्या है? आई जी इज द करंट पास से फॉर फुल डिफ्लेक्शन। आईजी वही तो है हाँ वही करंट, क्योंकि आई जी बेसिकली वो रेंज है जिससे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन में पहुंच जाता है। ठीक है, ठीक है, और V आपका बेसिकली क्या वोल्टेज है। इसका मतलब क्या है, जो वोल्टमीटर है इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 0 से लेके 20 वोल्ट है। ठीक है, ओके। आईजी का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? आईजी क्या है? आईजी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस। आप इसको बोल सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है? आर प्लस जी, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है। और ये है आपका बी आई जी। देखो आपको आई जी की लिमिट पता होती है कि कितना करंट वो मैक्सिमम झेल सकता है। ठीक है, और आपको पता है कि आपने कितना आर लगाया। ठीक है, तो आई जी इंटू आर प्लस जी इक्वल्स टू वी। वोल्टेज का फॉर्मूला, वोल्टेज का वैल्यू निकल सकता है। तो आपको जितनी रेंज का बनाना है उतना ज़्यादा आपको आर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आर ज़्यादा लगाओगे तो उसका जो रेंज आएगा वो उतना ही ज़्यादा आएगा, और जितना कम लगाओगे उतना ही कम आएगा। ठीक है, लिख लो, बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, बाय कनेक्टिंग high resistance in series the galvanometer with galvanometer we get a voltmeter of desired range. The deflection of galvanometer is proportional to IG hence to V। देखो आप लोगों को ये पता है कि गैल्वेनोमीटर जो है वो IG से प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इसका जो डिफ्लेक्शन है वो टॉर्क का, ये पढ़ चुके हैं पीछे हम लोग। तो IG को बढ़ाने से क्या होगा, वोल्टेज भी बढ़ेगा। इसका मतलब अगर V को I को बढ़ाने से ये बढ़ रहा है और इसको बढ़ाने से ये बढ़ रहा है, इसका मतलब ये बढ़ाने से या ये बढ़ाने से ऑटोमेटिकली ये बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब V का डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ गई, तो अल्फा के ऊपर। ठीक है, लास्ट में लिख लो बस एक बार, द वोल्टमीटर इज, हाँ, द वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, और उस गैल्वेनोमीटर की इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगी? देखो टोटल क्या है उसका, आर प्लस जी, तो ये आपका टोटल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे टोटल रेजिस्टेंस की एमीटर के केस में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया उस केस में? तो यहाँ पे 1/s था प्लस 1/g था, क्योंकि टोटल यही आया था।
इसको आप आर ए बोल दो, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। तो आर ए क्या हो गया, एस जी अपॉन में एस प्लस जी, ये लिख लेना लास्ट में। ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस इन एमीटर और ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस इन वोल्टमीटर। यहाँ पे आपका एक चैप्टर खत्म होता है।